इतिहास में अगर आपकी रुचि है तो इतिहास की किताबें तो पढ़ते ही होंगे। और जो इतिहास लिखता है उसको अंग्रेजी में हम हिस्टोरियन कहते हैं। लेकिन हमारे सहयोगी उत्पल कुमार की एक नई किताब आई है और वो किताब है इमिनेंट डिस्टोरियंस। किताब इतिहास पर है लेकिन इमिनेंट हिस्टोरियंस नहीं है टाइटल, बल्कि इमिनेंट डिस्टोरियंस। और ऐसा क्यों? नॉर्मली हिस्ट्री से हिस्टोरियन, डिस्टोरियन जो है ऑब्वियसली लगता है कि शायद डिस्टॉर्शन से ही बना हो। उत्पल जी, मेरा गेस सही है? जी, एकदम सही है सर। जी। तो ये जो आपकी किताब है जो भी हाल ही में आई, जिसमें आपने इसका टाइटल जो है एमिनेंट डिस्टोरियंस ट्विस्ट एंड ट्रूथ्स इन भारत हिस्ट्री, ये लिखा है। तो ऐसा क्या है जो कि आपके दिमाग में था कि जिसको एड्रेस करना चाहिए, और किस तरह का डिस्टॉर्शन हुआ था जिसको कि आपने क्रोनिकलाइज करने की कोशिश की है इस किताब में? सर, डिस्टॉर्शन जो भारत का इतिहास है सर, वो दो स्तर पे चला है। एक तो जब देश आज़ाद नहीं था, तो वहाँ कॉलोनियल हिस्टोरियन थे। उन लोगों ने की, और उनका एक रीज़न मैं उन्हें समझ भी सकता हूँ उन्होंने क्यों किया, क्योंकि इस देश पे आए थे वो रूल करने के लिए। तो उनको उनको एक लेजिटिमाइज करना था अपने शासन को, और उन्होंने इतिहास को उस तरह से लिखा जिसमें भारत को थोड़ा बैकवर्ड लुकिंग नेशन, गुड फॉर नथिंग, वो उन्होंने दिखाया। लेकिन वहाँ भी एटलीस्ट कुछ हद तक जो है कि फैक्ट के साथ उतनी छेड़छाड़ नहीं हुई। स्पेशली मेडिवल इंडिया में जब हम जाएंगे वहाँ देखेंगे उन्हें कुछ हद तक जो भी जो क्रॉनिकलर्स ने मेडिवल टाइम से जो उन्होंने लिखा था उनको उन्होंने प्रस्तुत किया। प्रॉब्लम जो रियल डिस्टॉर्शन स्टार्ट होता है आज़ादी के बाद, एंड ये अपने आप में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जब एक कॉल आई थी आसिफ मदार और जोधा सरकार द्वारा, इन लोगों ने कहा कि देश का अपना इतिहास होना चाहिए, इतिहास जो कि उसके परिदृश्य को, उसके परिप्रेक्ष्य से आगे आए। लेकिन हुआ एकदम उसका उल्टा। इतिहास वो ऐसा इतिहास रहा जो कि बाहरी जो इन्वेडर्स हिस्ट्री जो बोलते हैं वो इतिहास हमें दिया गया, जहाँ के हीरोज या तो गजनी हो गए या फिर गोरी हो गए, और या फिर बाबर हो गया, राणा सांगा फुटनोट्स में कहीं पीछे छूट और गया, शिवाजी को जहाँ लुटेरा एक लुटेरा तरह कहा से कहा गया। गया। जी। तो ये अपने आप, और ये कोई एक्सीडेंटली नहीं हुआ, इसीलिए मैं इसको डिस्टोरियन बोलना चाहता हूँ। व्हेन यू डू इट डेलिबरेटली, इट वाज एन एक्ट डन डेलिबरेटली विद सर्टेन ऑब्जेक्टिव इन माइंड। और इसी रीजन से मैंने सोचा कि नाउ इट्स टाइम दैट वी शुड कॉल देम व्हाट दे आर डिस्टोरियंस। तो ये जो डिस्टोरियंस की जो बात आपने की है, मुझे लगता है कि अभी बहुत प्रासंगिक होगा, और मुझे आपने इस किताब में उसको डील भी किया है, एक पूरा चैप्टर ही है खासतौर पर औरंगजेब को लेकर। औरंगजेब ऑब्वियसली मेडिवल हिस्ट्री के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर जिसको लेकर बड़े ही शार्प डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं। मेजोरिटी जो है इस देश की वो ये मानती है कि अकबर ने कमोबेश एक ट्रेडिशन शुरू किया था जिसमें ये था कि सबको साथ लेकर चला जाए। हालांकि ये तो नहीं कहेंगे कोई कोई सेकुलर शासन था, बट उसने इस देश की जो मेजोरिटी थी उसको नाराज कम से कम किया जाए इसका ध्यान रखा, उसके साथ अलायंसेस क्रिएट करने की कोशिश की। उसके सामने औरंगजेब एक ऐसे कैरेक्टर के तौर पर उभर कर आया जिसने की पूरी ताकत से, एक तरह से कह सकते हैं कि इस्लामिक एजेंडा, और इस्लामिक एजेंडा से भी आगे जाकर करें कि जिहादी मानसिकता के साथ उसने काम किया। जजिया को फिर से इम्पोज किया, फिर से मंदिरों को तोड़ने का जो है पूरा एक सिलसिला ही शुरू किया, गुरुकुल को बंद करवाया, कोशिश की कि किस तरीके से जो है कन्वर्जन बड़े पैमाने पर हो सके इस्लाम के अंदर। उस औरंगजेब को, और उस औरंगजेब के चक्कर में आजकल देश में बवाल भी मचा हुआ है, चाहे उसकी कब्र को हटाने की डिमांड की जा रही हो या फिर उसके ये डिमांड को लेकर जो काउंटर प्रोटेस्ट हुआ उसमें नागपुर में राइटिंग तक हो गई। तो आपके हिसाब से औरंगजेब एज ए कैरेक्टर, जो ये डिस्टोरियंस जिनकी आपने चर्चा की है, औरंगजेब का जो सच था, एक तो पहले ये भी कि उसका सच था क्या, क्या वो वाकई समावेशी था जैसा कि ये डिस्टोरियंस पोर्ट्राय करते हैं, या फिर ये जब कहा जाता है कि नहीं जी उसने कई जगह तो मंदिरों के लिए भी पैसे दिए, वो सिर्फ एक अबेरेशन था, या उस समय की उसकी जो तात्कालिक कोई मजबूरी रही होगी उसका रिफ्लेक्शन था? क्या था औरंगजेब? सर, ये और जो अपने आप में एक अच्छा एग्जांपल है आईना दिखाने का कि डिस्टोरियन एक्चुअली कैसे एक्ट करते थे। और हमें थैंकफुल होना चाहिए औरंगजेब को और मेडिवल एरा में जितने क्रॉनिकलर्स थे, मुस्लिम क्रॉनिकल को, कि वो यदि ईमानदारी से नहीं लिखते उन्होंने क्या किया है, तो शायद औरंगजेब आज सेकुलर ही होता।
हम इसको मान ही लेते कि नहीं वो सेकुलर था, लेकिन थैंक्स टू देम औरंगजेब ने अपने फरमान में खुद ही बोला कि मैंने ये काम किया, मैंने ये तुड़वाया। और उनके जो क्रॉनिकलर्स थे वो तो और 2 कदम आगे जाके एक्सेप्ट, क्योंकि उनके लिए वो अच्छा काम था, वो एक दे वर डूइंग द रिलीजियस वर्क। सो वो छिपाने, उसको उनको छिपाने की जरूरत उन्हें महसूस उस समय नहीं हुई। जो आइडिया ऑफ पॉलिटिकल करेक्टनेस उस समय आया नहीं था इस वर्ल्ड में। वैसे भी सेकुलरिज्म ऐसे कॉन्सेप्ट कभी मेडिएवल पीरियड में नहीं रहा, और यहाँ तक कि ब्रिटिश पीरियड में भी नहीं रहा। मुझे लगता है कि देश जो है 26 जनवरी 1950 सेकुलर हुआ है, उसके बाद नहीं, इनफैक्ट उस समय भी देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर टर्म नहीं डाला गया। वहां भी लोगों ने वो समझ गया कि सेकुलर की क्या वो प्रॉब्लम हो सकती है। बट कमिंग टू औरंगजेब यदि औरंगजेब इस्लामिस्ट नहीं है, जिहादी नहीं है, तो फिर इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। उसने जिस तरह से काम किए, जिस तरह से उन्होंने, आप देखिए, हम सिर्फ जजिया की बात करते हैं या फिर हम कहते हैं कि उसने पिलग्रिमेज टैक्स लगाया, नहीं, उसने हिंदू स्पिरिट तोड़ने की भी कोशिश की। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, इवन लाइक कॉमर्स में उसने टैक्स लगाया 2.5% ऑन मुस्लिम्स एंड 5% ऑन हिंदूज। लेटर आफ्टर फ्यू इयर्स उसने मुसलमान से वो भी हटा दिया। सो इट वाज लाइक कंप्लीटली एट एवरी स्टेज उसने आपको जो डिस्क्रिमिनेशन है उसका किया। एक है कि आप फोर्स हो जाएं कि आप कन्वर्ट हो जाएं, या फिर इतने सप्रेस हो जाएं कि आप किसी लायक सप्रेस हो जाएगा, उसके बाद आपको कोई और ऑप्शन ना बचे, और आपको दिन ब दिन, जो हम अलादीन खिलजी ने किया था, दिन ब दिन आपको नीचा दिखाया जाता है कि आपको लगे यार इनफ, अब मैं कन्वर्ट हो जाता हूँ। लाइक जैसे आप पालकी पे आप हिंदू बैठना बंद हुए, उसने प्रोहिबिट कर दिया, ए हिंदू कैन नॉट सिट। आप कितना भी अफोर्ड कर, जैसे अंग्रेजों ने किया था कि आप फर्स्ट क्लास ट्रेन में नहीं बैठ सकते, वैसे ही इसने नियम लाया कि कोई हिंदू पालकी पे नहीं बैठ सकता है। यहाँ तक कि हिंदू मनसबदार भी एकदम कम हो गए थे इसके पूरे पीरियड में। उसके 2 फेजेस हैं, अलग अलग फेजेस जी। पहला शुरुआती कमजोर फेज जो है, फर्स्ट फेज है जबकि वो कंप्लीटली सारे जो इस्लामिस्ट कार्य कर रहा था, और उस समय से मराठों से उनका युद्ध नहीं हुआ था, यानी 1657 से 59 से लेके 1679 तक। इस फेज में जो उनके नंबर थे हिंदू मनसबदारों की बहुत कम हुई। और सेकेंड फेज जब वो शिवाजी से लड़ाई कर रहा होता है या मराठों से कर रहा होता है, तब उनकी संख्या बढ़ी है। और इसी को ये लोग, जो हमारे ऑडिट ट्रस्की जैसे हिस्टोरियन है, इसको मिसयूज करके बोलते हैं कि लोग हाउ सेकुलर ही वाज, उसके अंडर 50% हिंदू मनसबदारों की संख्या बढ़ गई। द इशू वाज दैट ही नीडेड देम टू फाइट हिंदूज। बिल्कुल, उसने मराठों को कोऑप्ट किया ताकि मराठों से लड़ पाए, इन द सेम वे जैसे कि हिटलर ने किया था। हिटलर ने बहुत यहूदियों को अपने आर्मी में शामिल किया ताकि दूसरे यहूदियों को मारा जा सके ना। हम हिटलर को तो सेकुलर नहीं बोलते हैं, हम हिटलर को बोलते हैं यहूदी किलर, जू किलर। तो यही उसके पीछे कहीं वो भी मानसिकता रही होगी, जो हल्दी घाटी युद्ध का प्रसंग आता है और उसमें एक मुस्लिम हिस्टोरियन लिखता है बदामी कि जो इधर मरे या उधर मरेंगे तो एंड ऑफ द डे ये काफिर ही नहीं एकदम। और इनफैक्ट आप देखिए सिलेक्टिवली जितने भी डिफिकल्ट टेरेन पे लड़ाई हुई है, उसको हमेशा लीड एक हिंदू लीडर ही किया है। शिवाजी से कौन लड़ने गया? जय सिंह है। अफगानिस्तान में कौन गया? जसवंत सिंह है। बिल्कुल। असम में कौन गया? राम सिंह है। जितने भी इनके हिंदू एडवर्सरी होते थे डिफिकल्ट वन, वहां हिंदू को भेजता था। और आपने सही कहा, वो बदाऊनी वाले जो है वो प्रसंग अपने आप में सुना है कि आप तीर चलाते जाओ, जो भी मरेगा इस्लाम जीतेगा। एंड ये इसमें औरंगजेब विश्वास करता था, वो हिंदू को हिंदू से लड़ाता था। अब इसको आप सेकुलर दृष्टि से देखेंगे तो फिर आप या तो आप अंधे हैं या फिर आप डेलिबरेटली डिस्टॉर्ट करते हैं। अब मुझे लगता है आपने जसवंत सिंह का जिक्र किया, वो भी औरंगजेब के कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए एक पर्याप्त उदाहरण है कि जो जसवंत सिंह लड़ने के लिए गए थे औरंगजेब के बिहाफ पर, उन जसवंत सिंह की जब डेथ होती है उसके बाद से किस तरीके का सलूक किया जाता है उनकी रियासत और उनके परिवार के साथ। एक्चुअली दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, जबकि राजपूत इनसे अलग होने शुरू हो गए जी। उन्होंने देखा कि जसवंत सिंह ने पूरी जिंदगी इनके लिए लगा दी और उनका राज्य आप हड़पने की कोशिश कर रहे हो, और वहीं से जो टर्न अराउंड हुआ उसके बाद खैर मराठों के साथ तो फंस गया ही। 1680 में जब वो साउथ जाता तो उसे लगा 2-3 साल में मराठों को खत्म करके आ जाएगा। इनिशियली 8-9 साल उसको सक्सेस भी मिला, लेकिन जो जिस तरह से संभाजी को उसने ट्रीट किया, जिसमें फिल्म भी अभी छावा आई है, जिस तरह से उसने ट्रीट किया, उसने पूरे समाज को अपना शत्रु बना दिया। और जब समाज खड़ा होता है तो फिर उससे आप लड़ नहीं सकते हैं। और वही हुआ उसके बाद 1689 से लेके और 1707 जब औरंगजेब मरता है, तो औरंगजेब ने अपने मरने की विल में उसने अपने पुत्रों को लिखा कि उन्हें 2 सलाह दी। एक तो बोला कि अपनी एम्पायर को बांटो मत, जो मैंने गलती किया तुम मत करो, और दूसरा उसने ये माना कि मुझसे गलती हो गई, आई हैव मेड ए मिस्टेक और ये एम्पायर का फ्यूचर नहीं है।
सो बाय 1707 एडी में ही औरंगजेब को ये बात समझ में आ गई थी कि उसने ऐसी गलती कर दी कि वो जो मुगलिया साम्राज्य है वो अब नहीं रह सकता है। और मुझे लगता है उसके जाने के 100 सालों के अंदर सब कुछ बिखर भी गया। 50 साल, एक 50 साल भी 50 नहीं, साल। 50 साल भी नहीं लगे। 50 साल के बाद ही वो कहावत आ गई कि बिल्कुल। फ्रॉम दिल्ली टू पार्लियामेंट। एग्जैक्टली जी, पूरी मुगल सल्तनत मुगल बस सल्तनत उतने में ही जी, सीमित। जी। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ और कि आप देखिए 1761 में जो पानीपत की लड़ाई जी, होती है बिल्कुल तो ये नहीं जाते हैं, बिल्कुल पुणे से हमारी मराठा आर्मी जी, जाती है जी, लड़ने के लिए, जी हाँ, तो ये अपने आप में देखा कि वो खत्म हो गए थे। बिल्कुल। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जब औरंगजेब को ये पोर्ट्राई किया जाता है कि नहीं जी साहब ये तो जो है खंदक पाल के जो है सो आपको एक विलेन ढूंढना है, इसलिए आप जो है औरंगजेब का चरित्र उभारते हैं। लेकिन औरंगजेब ने तो कई जगह जो है मंदिरों के लिए ग्रांट किया, कई जगह जो है उसने मदद की धार्मिक कार्यों में। ये सब एबरिशंस जो दिखाई देते हैं उसको जनरलाइज करते हुए औरंगजेब को एक न्यायपसंद शासक के तौर पर ट्रीट किए जाना, इसके पीछे की पूरी पॉलिटिक्स क्या थी जो देखिए इंड हिस्टोरियंस ने की? जी, ये देखिए तो वही बात होगी जैसे हिटलर की एक ज्यूज गर्लफ्रेंड थी, तो हम उस हिटलर को प्रो ज्यू तो नहीं बोलते हैं। I think that is everything. He loved Jew women, and but he hated Jews. अब हिटलर वाज वेजिटेरियन, दैट डजंट मीन दैट ही वो बहुत पैसिफिस्ट आदमी था। माय पॉइंट इज, एंड ये लोग वही एक दो इंसिडेंट्स को लेके दे विल ट्राई टू पोर्ट्रे कि नो एवरीथिंग इज गुड। वो कैलीग्राफी करके जो कमाता था उससे रहता था। भाई उसके पीछे के उसके जो सोच पे आप जाए ना, उसकी सोच ये थी कि जिस तरह से प्रॉफिट साहब रहते थे मुझे वैसे रहना है। So it was a very hardcore Islamist stance which he was taking, और उसको आप बिना समझे यदि आप बिना उस बैकग्राउंड को समझे आप देखेंगे तो फिर आपको वो तो बहुत ही अच्छा आदमी ही दिखेगा। एंड दे डिड इट डेलिबरेटली। उनकी एक सोच ये भी थी जो आज़ादी के बाद की हमारे इतिहास लेखनी का सोच और हमारे शासक वर्ग का भी सोच था कि हम यदि औरंगजेब को पोर्ट्रे करेंगे गलत तो हम समहाउ जो मुस्लिम समाज को हम शायद खतरे में डाल रहे हैं, और बड़ा मुश्किल होगा उस हाँ, देश में जो मुस्लिमों को रखना जिस देश में विभाजन ही मुस्लिम डिमांड फॉर सेपरेट नेशन की वजह से। एग्जैक्टली। सो दे ट्राई टू क्रिएट अ मीथ ऑफ अ सेक्युलर औरंगजेब टू जस्ट क्रिएट। पर प्रॉब्लम है कि इतिहास झूठ पे तो होता नहीं है। इतिहास की जो साउथ अफ्रीका में हुआ कि फर्स्ट यू टू टेल द ट्रुथ, उसके बाद आप रिकॉन्सिलिएशन की बात करेंगे। हमारे जो डिस्टोरियन ने किया कि पहले रिकॉन्सिलिएशन की बात करते रहे और ट्रुथ को दबाते रहे, और रीजन उसका क्या हुआ, इसका रिजल्ट आप देखिए कि 50s में हम देखते हैं मुगल आजम और 2025 में हम देख रहे हैं छावा। ये इसी का रिपरकशन है निश्चित तौर पर। दूसरा मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि ये तो आपने भी कहा कि अच्छा हुआ कि औरंगजेब ने अपनी जो विल लिखी उसमें भी उसने अपने गुनाहों को एक तरह से कबूल किया। यही नहीं, उसके जो दरबारी इतिहासकार थे उन्होंने भी जो सब बड़ी डिटेल में इसका जिक्र किया। मुझे याद है कि बनारस की घटना, काशी में जिस बड़े पैमाने पर मंदिरों को तोड़ा गया और उसकी रिपोर्ट पेश की गई थी। यही नहीं, मंदिर ही नहीं, यहाँ तक कि जो तमाम आपके वहां पर शिक्षा देने वाले जो विद्यालय थे उसमें जो गुरुकुल की परंपरा थी, जो ये भी एक मिथ जो है जो कि ब्रिटिश ने जो आपने शुरुआत में जिक्र किया कि भारत में एजुकेशन सिस्टम वो तो बहुत जबकि इतना रिच इंस्टीट्यूशनलाइज था, उसको किस तरीके से डिस्ट्रॉय औरंगजेब के टाइम में किया गया? मैं बस आपको एजुकेशन वाले भी जाऊंगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। धर्मपाल जी का बुक है द ब्यूटीफुल ट्री, उसमें उन्होंने कोट किया है ब्रिटिश हाईएस्ट ब्रिटिश ऑफिसर इन प्रोविंसेस। सो बंगाल के जो टॉप मोस्ट ब्रिटिश ऑफिसर थे उनका रिकॉर्ड है बंगाल में एट द टाइम व्हेन ब्रिटिश केम देयर वर विलेज there were schools in every village. हर एक बंगाल के गांव में एक विलेज था, and there used to be 1 lakh schools in Bengal alone. उतने तो आज भी नहीं होंगे। उस समय के बंगाल में हर एक गांव में एक स्कूल हुआ करता था। और एक और मिथ था जिसमें था कि कास्ट सिस्टम बेसिकली डोमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स एंड ऑल दिस थिंग्स। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपने इस किताब में डाली है कि जो सिर्फ और सिर्फ सवर्णों का कब्जा था किताब, जबकि रियलिटी है कि एकदम उल्टा है। उनकी संख्या कम थी। The so-called Dalit, so-called untouchables were teachers. डोम चमा टीचर थे उस समय। और ये सच्चाई बेसिकली हुआ क्या कि ब्रिटिश ने इसको वेपनाइज किया, कास्ट सिस्टम को। कास्ट सिस्टम बेसिकली जो बढ़ा है वो मिडिवल काल में बढ़ा है। इसके रीजन और भी थे क्योंकि हम फाइट करते गए, जंगल में गए, इट गॉट प्रोलिफरेटेड। लेकिन ब्रिटिश ने इसमें अपॉर्चुनिटी देखा कि भाई इनको बांट दो, क्लास में बांटो, कास्ट में बांटो, ट्राइबल्स में बांट दो, नॉन ट्राइबल कर दो। एनिमिस्ट, वही एनिमिज्म आ गया। एनिमिज्म इज नथिंग, एनिमिज्म हिंदुइज्म, सनातन का वो है, लेकिन एनिमिस्ट करके बांट दो, तो उन्होंने सब बांट दिया। और उसी बंटवारे का नतीजा है कि हमें बता दिया कि भाई लोअर कास्ट को के साथ गलत हुआ है। ये भी इनकार करना गलत नहीं हुआ, गलती हुई है, बट वो स्केल जो स्केल में हमें बताया थी वो नहीं हुआ। वो सेम जैसे सती के बारे में बताया था कि सती इतना प्रेवलेंट था। रियलिटी है सती वाज वेरी
any rare phenomena happening बिल्कुल in rare places, और it was voluntary largely. जी जी अब बिल्कुल। वो largely voluntary act को आप मतलब आप ऐसे so it was done deliberately to malign the entire tradition. और इसीलिए मुझे लगता है कि चूंकि बाहरी लोग आकर यहाँ शासन कर रहे थे, तो शायद उसी को जस्टिफाई करने के लिए ये भी एक थ्योरी लाई गई, और जिसको काफी समय तक एस्टेब्लिश करके रखा गया कि आर्य भी बाहर से आए थे, जी। कि अगर आर्य बाहर से आकर अगर यहाँ पर सब कुछ कर सकते हैं, या यहाँ के शासक हो सकते हैं, यहाँ के समाज को लीड कर सकते हैं, तो फिर जो है सो मुस्लिम क्यों नहीं, और फिर जो है सो क्रिश्चियन फेथ को प्रैक्टिस करने वाले क्यों नहीं। ये जो आर्यन जो थ्योरी जो थी, वो भी एक तरह से कह सकते हैं कि पिछले 70-75 साल के अंदर ही बस्ट हो गई। जी, in fact for me Aryan invasion theory is the mother of all historical scams, sir. That is the अच्छा, ये किताब का ओरिजिन एक तरह से वही रहा है। वही है। आप देखिए तो उस थ्योरी को आप हटा दें तो हिस्ट्री की आधी जो प्रॉब्लम है आप सॉर्ट आउट कर देंगे, और आधी पॉलिटिकल भी। अभी देखिए क्या डीएमके पॉलिटिक्स क्या जी, चल रहा है, बिल्कुल जो हिंदी और तमिल और संस्कृत ये जो पॉलिटिक्स है, इट इज नॉट आवर, हमारे में एवरी लैंग्वेज हैज प्लेस। संस्कृत इज एज सेक्रेड फॉर अस एज तमिल इज। तो बिल्कुल हमारे उस में, लेकिन वो क्रिएट यही से जड़ यही है कि आप थ्योरी है कि लोग बाहर से आए, और इसकी एक्सेप्टेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस इसीलिए मिली कि एक जो आइडियोलॉजी, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी यहाँ आई, जिसको वो ये बड़ा अच्छा सूट कर गया कि यार ये फिर तो सब बाहर से आए हैं, तो फिर तो मतलब व्हाई टू ब्लेम बाबर को क्यों ब्लेम करना है, आर्यन भी तो आए थे, इट्स जस्ट दैट आप 2000 साल पहले आए हो, 2000 साल बाद आए हैं, व्हाई टू ब्लेम ब्रिटिश ऑल्सो, वो 2500 साल बाद आए। बिल्कुल So this country belongs to you. If it belongs to you, it belongs to them also. बिल्कुल So बिल्कुल यहाँ the very concept of outsider ने खत्म कर दिया। एक देश किसका है? सबका है, नहीं तो किसी का नहीं है। जी। And this is where the problem started, sir. थोड़ा हम लोग पीछे वापस लौटते हैं औरंगजेब पर। जो कुल मिला कर जो आपकी किताब में औरंगजेब की तस्वीर जो भर कर आती है, वो ये है कि इन हिस्टोरियंस ने भले ही उसको रोमांटिसाइज करने की कोशिश की हो, लेकिन उसका जो एक्ट था, अगर उस मेडिवल पीरियड में देखें, और खासतौर पे मुगल पीरियड में, मेरे ख्याल से मुगल पीरियड में किसी भी जो मुगल किंग था, उसमें से सबसे ज्यादा दुर्दांत अगर कोई हो, आप अकबर से तो आप छोड़ दीजिए, कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, जहांगीर से भी नहीं कर सकते, शाहजहां से भी नहीं कर सकते, या खुद इसके अपने जो बेटे थे या उसके बाद की जो पीढ़ी थी उससे भी कंपेयर नहीं कर सकते। तो अगर नटसेल में अगर कहना हो कि अगर मान लीजिए अगर देश की जो बहुसंख्यक आबादी अगर आज भी जो है औरंगजेब को एक बहुत ही सॉलिड विलेन के तौर पर देखती है, वैसे शासक के तौर पर देखती है जिसने कि किसी भी किस्म का अत्याचार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, तो इसके लिए अगर 5 अगर मेजर अगर पॉइंटर्स अगर गिनाने हो, जिसके आधार पर औरंगजेब का जो मिथ क्रिएट किया गया बाय दिस हिस्टोरियंस, वो बस्ट होता हो, जो कि आपने अपनी किताब में पेश किया है। जी, 5 वो बड़े तथ्य जो कि ये बताएं कि कैसे जो है हिस्टोरियंस ने जो है जो एक मिथ क्रिएट किया, सच्चाई उससे बिल्कुल अलग। देखिए औरंगजेब जो ये इनके हिसाब से औरंगजेब वाज एब्सोल्युटली सेकुलर रूलर, और इनफैक्ट वो ब्लेम जो होता है, ब्लेम वो डाल देते हैं हिंदू पे। जैसे फॉर इंस्टेंस उन्होंने ऑडी ट्रस्के ने अपनी पुस्तक में इसको मेंशन भी किया, मैंने उसको कोट भी किया है, किस तरह से वो पंडित हैं, बनारस के पंडित को ब्लेम करती हैं कि वो लोग गलत शिक्षा दे रहे थे आम आदमी को, दैट्स व्हाई औरंगजेब को इंटरवीन करना पड़ा। तो औरंगजेब को उनमें आम आदमी का मसीहा दिखाया गया, और पंडितों यहाँ तक वो शायद कई जगह लिख देते हैं कि कोई कच्छ की महारानी आई थी और उस मतलब औरंगजेब के साथ ट्रेवल, उनके साथ कुछ मिसबिहेव हुआ, जिसके बाद से उन्होंने मंदिर को तोड़ने का आदेश किया। और जबकि रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कभी कच्छ की कोई महारानी, और उस समय की जो हिंदू प्रैक्टिसेस थी, एक औरंगजेब जैसे मुस्लिम शासक के साथ तो कैसे ट्रेवल कर। इसकी स्टोरी सीतारमैया जो हमारे कांग्रेस लीडर है उनकी है, उन्होंने इस चीज को फैलाया था, और उनसे पूछा गया कि आपके सोर्स क्या है, तो उन्होंने बोला कि मुझे बताया गया। सो इट वाज अ हियरसे, और उन्होंने बोला कि यू नो इट सूटेड द नैरेटिव वेल, कि भाई इससे मतलब हाँ, एकता हिंदू मुस्लिम एकता हो जाएगी, तो मैंने इसे लिखा। तो आप इतिहास आप इसलिए तो नहीं लिख सकते कि आपको हिंदू मुस्लिम एकता करें, इतिहास आपको फैक्चुअल जाना पड़ेगा। और दुर्भाग्य जहाँ तक औरंगजेब की बात है सर, कॉलोनियल पीरियड में भी औरंगजेब की जो प्रोजेक्शन है वो लार्जली ट्रुथफुल रहा है। इसमें मैं कॉलोनियल हिस्टोरियन को फिर भी मैं सपोर्ट करूंगा, आप वी.एस. स्मिथ को पढ़ लें, ही वाज वेरी ऑनेस्ट टू व्हाटएवर वाज देयर मटेरियल, उसने उसको नोट किया है। आजादी के समय भी
इनफैक्ट जजुआन सरकार को इसीलिए विलेनाइज भी किया जा रहा है। एक रीजन ये था, जो सतीश चंद्रा ने अपने पुस्तक में लिखा भी है, कि ही इज ए कम्युनल हिस्टोरियन बिकॉज ही ट्राई टू विलेनाइज औरंगजेब। जी और उन्होंने सतीश चंद्र का कहना था कि नो, ही वाज नाइदर गुड नॉर बैड। ये नाइदर गुड नॉर बैड वाला फिनोमेना क्या होता है? मतलब यू गो बाय द फैक्चुअल। और जबकि ओरिजिनल सोर्सेज पर काम करके अगर इस देश की हिस्ट्री को और पर्टिकुलरली मेडिवल हिस्ट्री को कोई अगर सबसे ऑथेंटिक ढंग से लेके आया तो जुन्ना सरकार थे। उनके साथ ये क्या? जी, उनकी जैसा उनकी जो एक जो पैरामीटर ऑफ हिस्टोरियन होती थी सर, ये थी कि a historian of medieval India must know all the medieval languages Exactly, used in exactly, that time. बिल्कुल। और and he used to like, हमने बात की अभी जो वो हल्दी घाटी की युद्ध की, उन्होंने अपनी मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी है। he used to go there, हल्दी घाटी में जाके बैठ जाते थे किसी ऊंचाई पे और इमेजिन करते थे, अच्छा औरंगजेब की सेना इधर से लड़ाई कर रही होगी, अच्छा यहाँ से बदायूं ने बोला होगा तीर चलते हुए, अच्छा ठीक है, whoever get killed Islam will win. So मतलब he should make that much effort to write history. वो बैठ के किसी मतलब एसी कमरे में बैठ के, हाँ, वो नहीं लिखते थे। He used to go there and he used to learn those languages. उनके और मेरे ख्याल से ओरिजिनल सोर्स मैन्युस्क्रिप्ट्स उनकी सारी, तभी तो वो इम्फेसिस करते हैं कि you have to know the language. और उनकी ऐतिहासिक जो भी पैरामीटर है उसके हिसाब से तो रोमियो ठाकुर हिस्टोरियन नहीं बनेगी। बिल्कुल, क्योंकि वो तो बोलते थे यू हैव टू नो संस्कृत फॉर एग्जैक्टली, जबकि उनको उसका कोई ज्ञान नहीं था। सो उस तरह के हिस्टोरियन ने औरंगजेब के बारे में लिखा है कि औरंगजेब आतताई था। जबकि आप देखिए, आपको सरकार की एक बात है, सरकार औरंगजेब को लाइक भी करते थे। हाँ, बिल्कुल, कई जगह पे उन्होंने जो मुगल के जो डिक्लाइन का कारण बताया, लेटर मुगल का, उन्होंने बोला था लेक ऑफ कैरेक्टर था, और उसमें उन्हें औरंगजेब को कभी उन्होंने नीचा नहीं दिखाया, और उसको फैक्चुअल लेवल पे उन्होंने काउंटर किया कि भाई आपने तोड़ा है तो तोड़ा, दिस इज व्हेयर यू वेंट रॉन्ग। So I think that's what historian job is. Our job is not to give that epithet of greatness, Akbar the Great, या Mughal the Great, या Ashok the Great. हमें अपना सच बताना है. Let people decide who is great and who is not great. तो ये जो थी बातें खासतौर पे औरंगजेब के बारे में, जिसकी बहुत चर्चा हो रही है और विवाद भी चल रहा है लगातार। लेकिन अगर इस किताब को देखें तो इसमें भारत की इतिहास से जुड़े हुए कई सारे ऐसे पहलू हैं जिसकी आपको अभी तक जानकारी नहीं रही है। मसलन प्राचीन भारत कितना समृद्ध था, कितना गौरवशाली था, आर्थिक तौर पर कितना समृद्ध था, पूरी दुनिया में किस तरह का उसका डंका बजता था। हम लोग अलेक्जेंडर की बात करते हैं, सिकंदर की बात करते हैं, लेकिन ललितादित्य कश्मीर का राजा, क्या वो उससे भी बड़ा जो है विश्व विजेता था अपने समय का? ऐसे तमाम तथ्य और किस तरीके से भारतीय इतिहास को उसके साथ छेड़छाड़ की गई राजनीतिक कारणों से, इस सब का अगर हिसाब किताब अगर आपको जानना हो और बड़े ही मजेदार अंदाज में, तो इस किताब को आप पढ़िए। हम फिर इसी किताब के कुछ और हिस्सों को लेकर हाजिर होंगे एक और एपिसोड के साथ, लेकिन फिलहाल इन तथ्यों का आप लुत्फ उठाइए। धन्यवाद।